हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होने वाला है, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं और बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर पिक किए हैं ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है एग्नेट एंड कॉग्नेट। ठीक है। एग्नेट को कहते हैं सगोत्र और कॉग्नेट को कहते हैं भिन्न गोत्र। ठीक है। अब ये जो एग्नेट और कॉग्नेट का जो ये क्वेश्चन है ना, ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, इसमें एग्नेट और कॉग्नेट को बहुत ही क्लियर तरीके से सेक्शन नंबर 3A में और सेक्शन नंबर 3C में रिस्पेक्टिवली दिया गया है। ठीक है। एग्नेट जो है हमारा सेक्शन नंबर 3A में आता है और इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि दो लोग एक दूसरे को एग्नेट के रूप में तब माने जाते हैं जब वे आपस में किसी ब्लड रिलेशन या एडॉप्शन के जरिए जुड़े हैं। ठीक है। और वो जो एडॉप्शन या ब्लड रिलेशन है ना, वो जो रिश्ता है वो होली थ्रू मेल्स यानी कि पूरी तरीके से सिर्फ पुरुषों की श्रृंखला के माध्यम से आ रहा है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटे का बेटा, सन्स सन, या भाई का बेटा, ब्रदर्स सन। ठीक है। इसमें क्या हो रही है कि या तो सन का सन है, बेटे का बेटा, पुरुष श्रृंखला आ रही है, या फिर भाई का बेटा, ये भी पुरुष श्रृंखला है। ठीक है। तो दो लोग तभी एग्नेट कहलाते हैं जब वो टोटली, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो चाहे अडॉप्शन हो, बट टोटली थ्रू मेल रिलेशन में आ रहा हो। ठीक है। इसी के विपरीत अगर हम कॉग्नेट की बात करते हैं तो कॉग्नेट यानी कि भिन्न गोत्र जो है वो सेक्शन नंबर 3C में गिवन है। और कॉग्नेट का क्या मतलब होता है कि जब उन दोनों लोगों के बीच में चाहे वो ब्लड का या एडॉप्शन का रिश्ता है, लेकिन जो वो चेन है ना, वो एक या एक से अधिक महिलाओं के मतलब जरिए आ रही है। ठीक है। उसमें वन या मोर फीमेल्स हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, बहन का बेटा, सिस्टर सन, या बेटी का बेटा, डॉटर सन। तो जैसे ही ये थ्रू फीमेल गई है ना चेन, वैसे ही गोत्र चेंज हो गया, तो भिन्न गोत्र हो गया। ठीक है। क्योंकि बहन का बेटा कब होगा, जब बहन की शादी हो जाएगी और वो किसी और गोत्र में शादी की गई होगी। इसी तरीके से डॉटर सन कब होगा, जब वो किसी और गोत्र में शादी हुई है, तो वो क्या है, कॉग्नेट्स है। तो सिंपल तरीके से याद करने के लिए क्या, एग्नेट, एग्नेट मतलब ओनली थ्रू मेल लिंक, और कॉग्नेट ये ब्रॉडर लिंक है जिसमें कम से कम एक महिला की कड़ी जुड़ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एसेंशियल ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार के आवश्यक तत्व क्या है। तो आवश्यक तत्व जानने से पहले ये देखते हैं कि जो हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली है यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार है ना, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, ये क्रिएचर ऑफ लॉ है। ठीक है। यानी कानून द्वारा निर्मित एक संस्था है। ठीक है। अब इस संस्था में शामिल कौन कौन है, तो इस संस्था में सबसे पहले एक कॉमन मेल एंसेस्टर यानी कि सामान्य पुरुष पूर्वज है। ठीक है। उन जो वो पुरुष पूर्वज है ना, उनके सभी लीनियर मेल डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि उनके रैखिक पुरुष वंशज होंगे। उनकी वाइफ्स होंगी, उनकी पत्नियां, उनकी विधवाएं होंगी, उनकी विडोज, और उनकी अविवाहित बेटियां यानी कि उनकी अनमैरिड डॉटर्स भी होंगी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि बेटियां तभी तक इस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट रहेंगी जब तक वो शादी नहीं कर लेती हैं। जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी तो वो अपने पति के जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रॉडर है जो हमारा कोपार्सेनरी था। ठीक है। क्यों, क्योंकि वह सहदायक में क्या होता था ना, वहां पे सिर्फ जन्म के साथ प्रॉपर्टी में राइट्स मिल जाते थे। ठीक है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में ना पूरे के पूरा परिवार को शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बनने के लिए ना कोई एक जॉइंट प्रॉपर्टी का होना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर कोई फैमिली है जिनकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली कहला सकती हैं। क्यों, क्योंकि वो जो परिवार है वो फूड, वर्शिप,
या फिर फायर साइड टाइज, यानी कि खाने के लिए, पूजा के लिए, या फिर एक उनका सामान्य मतलब कॉमन चूल्हा है, एक ही रसोई है उनकी, ठीक है। इन सब से भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो भी उनको जॉइंट हिंदू फैमिली ही माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। ये जो डॉक्ट्राइन है ना, ये बहुत ही पुरानी और एक लैटिन मैग्जिम है जिसका नाम है फैक्टम वैलिड क्वाड फेरारी नॉन डेबिट। इसका क्या मतलब है? व्हाट ऑट नॉट टू बी डन इज वैलिड व्हेन डन, यानी जिस काम को किया जाना मना था या वर्जित था, ठीक है, यदि वह कर दिया जाता है तो वो कानूनी रूप से वैध हो जाता है, यानी कि वैलिड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रूल है ना, ये केवल डायरेक्टरी या नैतिक नियम के उल्लंघन करने पर ही माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मानो कि पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि किसी का अगर इकलौता बेटा है ना, तो वो उसे अपने बेटे को किसी दूसरे व्यक्ति को गोद नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान अपने इकलौते बेटे को किसी दूसरे व्यक्ति को गोद दे देता है, और ये जो एडॉप्शन है ना, ये कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली हुआ है, तो इस एडॉप्शन को वॉइड नहीं करार किया जाएगा, इसको वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन आती है इस डॉक्ट्राइन की। वो डॉक्ट्राइन ये है कि ये जो डॉक्ट्राइन है, ये मैंडेटरी स्टैट्यूटरी रूल यानी कि अनिवार्य कानूनी आदेशों के उल्लंघन करने पर नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझो, हमें ये पता है कि सपिंदा रिलेशनशिप में शादी करना वॉइड है, ठीक है, ये कानून ने कहा है। अब कोई शादी कर ले जाके सपिंदा में और बोले कि व्हाट नॉट टू बी डन एंड इज डन देन इट इज वैलिड, तो ये नहीं माना जाएगा, नो, क्योंकि ये कानून ने हमें मना किया था। सिमिलरली बाइगैमी हमारा इलीगल है, तो हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम फैक्टम वैलिड का नाम देकर के वैध नहीं करार करा सकते, वैलिड नहीं करवा सकते, वो वॉइड ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पायस ऑब्लिगेशन यानी कि पवित्र भार। अब पवित्र भार जो है ना, ये हमारा एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है, लेकिन आज मॉडर्न लॉ ने इसको खत्म कर दिया है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पवित्र भार क्या होता है। तो पवित्र भार ट्रेडिशनल मिताक्षरा लॉ जो है, उसके तहत पवित्र भार का मतलब होता है कि पिता के जो ऋण है, पिता के जो कर्ज है, पिता के जो डेट्स हैं, उनको चुकाना बेटों का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। इस लॉ के अनुसार अगर एक हिंदू पुत्र या फिर पौत्र, ग्रैंडसन या फिर परपौत्र यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन, अगर अपने पिता के व्यक्तिगत ऋणों को चुकाने के लिए पवित्र रूप से बाध्य थे, ठीक है। क्यों? ताकि पिता की आत्मा को शांति मिल सके, मुक्ति मिल सके, ठीक है। लेकिन इस डेट की, इस ऋण की, इस कर्ज की कोई कंडीशन थी। वो कंडीशन थी कि ये जो ऋण है ना, उसका नॉन व्यवहारिक होना जरूरी है, यानी कि उसका गैर व्यवहारिक होना जरूरी है। मतलब कि जो कर्ज है ना, वो वैध होना चाहिए, एक वैलिड कर्ज होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए और गैर आपराधिक। मतलब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए वो कर्ज नहीं लिया हो। मान लो कि किसी के दादाजी ने जुआ खेलने के लिए या चोरी जैसे अनैतिक कामों के लिए कर्ज लिया था, तो बेटा उसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन चाहे वो नैतिक है या अनैतिक है, जब 2005 में हमारी अमेंडमेंट आई है, हिंदू सक्सेशन एक्ट की अमेंडमेंट 2005 वाली, तो उसमें सेक्शन 6(4) ने पायस ऑब्लिगेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। यानी 2005 के बाद अगर किसी, कोई पिता, कोई दादाजी या कोई परदादाजी अगर कोई ऋण लेते हैं ना, तो उनके बेटे उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो वैध है ऋण या नहीं है ऋण वैध, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हु इज माइनर, ठीक है। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की सेक्शन नंबर 3C, ठीक है, प्लस इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, अगर हम इन दोनों एक्ट्स को एक साथ मिलाकर देखें, तो वहां पे साफ साफ कहा गया है कि हर वो व्यक्ति माइनर है, हर वो व्यक्ति अवयस्क है, या हर वो व्यक्ति नाबालिग है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नाबालिग या फिर माइनर के लीगल कंपिटेंसी की, तो कानून कहता है कि कोई भी नाबालिग व्यक्ति हमेशा लीगली इनकम्पिटेंट होता है,
ठीक है, वो कानूनन रूप से अयोग्य है। किस चीज में? वो अपनी अचल संपत्ति को स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर के, एलियनेट करने के हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ठीक है, वो किसी भी तरीके के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकता खुद से। ये हमने किस में देखा था? ये मोहिरी बीबी के लैंडमार्क केस में हमने ये पॉइंट देखा था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर एक कोई माइनर है ना, तो वो किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। ठीक है, एक माइनर व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। तो ये काफी चीजों में कानून ने एक माइनर व्यक्ति को इनकम्पिटेंट बताया है, अयोग्य बताया है। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट वे में याद करें तो माइनर का क्या मतलब हो गया? अंडर 18 इयर्स एज, प्लस ही कैन नॉट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट और ही कैन नॉट एलिनेट हिज प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हाँ जी, एक टॉपिक आ रहा है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, यानी कि शून्य और शून्यकरण विवाह। तो देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में लिखा गया है वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं। तो वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं? जो मैरिजेस वॉइड अब एन इशू है, यानी कि शुरू से ही कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं रखती है। ठीक है, ऐसा कब होता है कि शुरू से ही इनवैलिड है? जब सेक्शन 5(1) इसके तहत बाइगामी हुई है, सेक्शन 5(4) इसके तहत प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी हुई है, या सेक्शन 5(5) यानी कि सपिंदा रिलेशनशिप में शादी हुई है। ठीक है, तो अगर ये सेक्शन 5(1), सेक्शन 5(4), सेक्शन 5(5) का उल्लंघन किया गया है और तब शादी हुई है, तो जो शादी है ना, वो वॉइड एब इनिशियो कहलाएगी, यानी कि शुरू से ही मृत कहलाएगी। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें शादी को खत्म करने के लिए ना कोई भी औपचारिक डिक्री की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मल डिक्री लाने की जरूरत नहीं है कोर्ट से। ये वॉइड एब इनिशियो है, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद अगर वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं तो ये सेक्शन नंबर 12 में दी गई है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो वॉइडेबल मैरिजेस होती है ना, ये शुरू से ही अ, अवैध नहीं होती है, इनवैलिड नहीं होती है। ये तब तक पूरी तरीके से वैलिड होती है जब तक जो एग्रीव्ड पार्टी है, यानी कि पीड़ित पक्ष है, वो अदालत में इस मैरिज को चैलेंज नहीं कर रही है, चुनौती नहीं दे रही है, और निरस्तीकरण यानी कि एनलमेंट की डिक्री लेकर नहीं आ रही है। पीड़ित पार्टी, अभी जो पीड़ित पार्टी है, ये वर पक्ष भी हो सकती है और कन्या भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब इसके ग्राउंड्स क्या है? इनके मेन ग्राउंड्स है इम्पोर्टेंसी, यानी कि नपुंसकता। ठीक है, दूसरा है फ्रॉड या फोर्स से शादी की गई है। ठीक है, या तीसरा है कि शादी के समय पे जो वाइफ है ना, वो किसी और व्यक्ति से गर्भवती थी। ठीक है, तो ये इसके कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पे शादी को वॉइडेबल मतलब करार करवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू विधि की शाखाएं क्या हैं। तो देखिए, जब ये हिंदू लॉ का कॉडिफिकेशन हुआ था, यानी कि सन 1955 से 1956 के आसपास जब ये एक्ट बने थे, इससे पहले हिंदू लॉ को दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया था। वो था एक मिताक्षरा स्कूल, एक था दया भागा स्कूल। ठीक है, अब जो मिताक्षरा स्कूल थे ना, मिताक्षरा स्कूल के जो रचयिता थे, ये विज्ञानेश्वर थे। उन्होंने यज्ञावल्क्य स्मृति लिखी थी। ठीक है, और उसपे बहुत सारी कमेंट्रीज भी लिखी थी। अब ये जो मिताक्षरा स्कूल है, ये पश्चिमी बंगाल और असम को छोड़ के पूरे भारतवर्ष पे लागू होती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा नियम ये है राइट बाय बर्थ, यानी कि बेटा जैसे ही पैदा हुआ उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दया भागा स्कूल, जो इसकी सेकंड शाखा है। तो इसके जो ये रचयिता थे वो जिमूत वाहन थे। ठीक है, और ये जो दया भागा स्कूल है, ये मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल और असम में लागू होता है। ठीक है, ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ ही अधिकार मिल जाएगा बच्चे को पैतृक संपत्ति में, बल्कि वहां पे जो करता है, ही इज द एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। बच्चों को संपत्ति में अधिकार कब मिलेगा? जब पिता की मृत्यु हो जाएगी, उत्तराधिकार के रूप में मिलेगा। ठीक है, लीगल हियर्स के रूप में। पिता के जीवन काल में उनको कोई संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। अब टॉपिक है सेल्फ एक्वायर्ड वर्सेस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। देखो, जब भी हम हिंदू लॉ देखते हैं ना, तो क्योंकि हम इसके अंदर बंटवारे की भी बात करते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हमारे पास, तो हमें ये जो प्रॉपर्टी के प्रकार है ना, सेल्फ एक्वायर्ड है या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना।
सबसे पहली बात आती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब स्व अर्जित संपत्ति। तो ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये वो प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल एक्सर्शन यानी कि अपनी व्यक्तिगत मेहनत से, या अपने किसी विशेष कौशल यानी कि अपने किसी स्किल से, या फिर व्यक्तिगत उपहार यानी कि गिफ्ट के रूप में कमाता है। ठीक है, इसमें जो है इस प्रॉपर्टी को कमाने में संयुक्त परिवार के पैसे, जो जॉइंट फैमिली फंड्स है ना, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इस संपत्ति पे उस व्यक्ति का एब्सोल्यूट ओनरशिप होता है, पूर्ण अधिकार होता है। इसे वो अपनी मर्जी से ही बेच भी सकता है, किसी को गिफ्ट भी दे सकता है, और इसको वसीयत में भी लिख सकता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो संयुक्त परिवार संपदा, ये जो है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी भी कहलाती है। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो सामूहिक रूप से पूरे परिवार के पास होती है। ठीक है, ये या तो पूर्वजों की संपत्ति आती है, पूर्वजों से विरासत के रूप में मिली है, या फिर जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई है। ठीक है, इसमें परिवार के जितने भी को पार्टनर्स हैं, जितने भी सहदायक है ना, उनको जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पार्टीशन यानी कि बंटवारा या विभाजन क्या होता है। तो देखो, जब कोई संयुक्त परिवार के लोग, ठीक है, अलग होना चाहते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को विभाजन या फिर पार्टीशन कहा जाता है। तो जो पार्टीशन है, इसका सीधा मतलब क्या हो गया, सेवरेंस ऑफ जॉइंट स्टेटस, यानी कि संयुक्त स्थिति की समाप्ति। ठीक है, और जो सामूहिक स्वामित्व है यानी कि जॉइंट ओनरशिप है, उसको व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि सेपरेट ओनरशिप में चेंज कर दो। ठीक है, अभी इसके ना मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग इस सेपरेशन के या पार्टीशन के ना दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सेवरेंस ऑफ स्टेटस, यानी कि इसमें एक इंसान क्या होता है ना, अपने मन के अलग होने की घोषणा करता है, या अपना इच्छा प्रकट करता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इच्छा प्रकट करते हो कि आप अलग होना चाहते हो बाकी परिवार से, तो जो आपका शेयर है, यानी कि मान लो आपका 1/4 भाग है या 1/2 भाग है, वो न्यूमेरिकल तौर पे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तय हो जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है जिसको कहते हैं फिजिकल डिवीजन, जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है, यानी कि संपत्ति का भौतिक रूप से सीमांकन किया जाता है, और इसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं, डिवीजन बाय मीट्स एंड बाउंड्स। ठीक है, यानी जमीन का या घर का असलियत में बंटवारा। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो गया हमारा सेवरेंस ऑफ स्टेटस और फिर फिजिकल डिवीजन। पहले में आप इच्छा प्रकट करते हो, दूसरे में आपका पूरी तरीके से बंटवारा कर दिया जाता है, नापतुला। ठीक है, ओके, आज का लास्ट टॉपिक है रिलीजियस एंडोमेंट, यानी कि धर्मदाय। ठीक है, इसे धर्मदाय या धार्मिक बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जब कोई हिंदू ना अपनी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए किसी धार्मिक, आध्यात्मिक या परोपकारी काम में, जैसे कि मंदिर बनवाना, धर्मशाला या अनाथालय बनाना, ठीक है, इनके लिए समर्पित कर देता है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलीजियस एंडोमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक वैध यानी कि वैलिड एंडोमेंट हुआ है, वैलिड समर्पण हुआ है, इसके लिए ना दो स्टेप्स हैं। पहला क्या है, संकल्प, यानी जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करना चाहता है ना, वो अपनी मानसिक इच्छा की, ये मेरे मन की इच्छा है, इसकी वो घोषणा करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप आता है उत्सर्ग। उत्सर्ग यानी उस जो प्रॉपर्टी है ना, उस संपत्ति पर से अपना सांसारिक अधिकार, यानी कि अपना जो भी उसके पास लीगल ओनरशिप है, या जो भी जिस तरीके की भी ओनरशिप है उसके पास, वो पूरी तरीके से छोड़ देता है। ठीक है, अब एक बार ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, यानी कि संकल्प और उत्सर्ग एक बार कंप्लीट हो गया ना किसी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो इसके लीगल इफेक्ट ये होते हैं कि जैसे ही ये जो समर्पण है वैध तरीके से पूरा हो जाएगा, तो वो जो संपत्ति है ना, वो अब निजी संपत्ति का जो मालिकाना हक था ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है, वो सार्वजनिक लाभ के लिए, किसी सोशल वेलफेयर के लिए ना, सीधे किसी डेटी को, मतलब यानी कि देवता को, या फिर किसी ट्रस्ट में बिल्कुल जाकर के मर्ज हो जाती है, निहित हो जाती है, अब वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, जो उसका एक्चुअल ओनर था, अब उसका इस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं बचता। ओके, इसके साथ हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।